हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 13 के बारे में, जिसका नाम है कृषक वर्ग श्रेणियाँ। तो देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर बेसिकली है क्या, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं आपको बता दूंगा बीच बीच में कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें सही से पढ़ना है ताकि आप इसको दोबारा से एक बार और रीड कर सकते हैं, जिससे कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में अगर एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि इंट्रोडक्शन में कुछ खास था नहीं, इसलिए मैंने लीव कर दिया। और ये मार्क्स और वेबर के बारे में इतना कुछ खास लिखा नहीं है यहाँ पे जो कि हमें इनको याद रखना पड़े, तो इसलिए मैं इसको भी लीव कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट नहीं रहता है ये, आप एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर सकते हो कि हाँ इन्होंने भी बोला है इसके बारे में, वर्ग संघर्ष या जो वर्ग श्रेणियाँ है, क्लास है, उसको एक्सप्लेन किया है कार्ल मार्क्स ने और मैक्स वेबर ने, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, हमें पढ़ लिया है पहले वो सब चीज़ें कि कैसे एक्सप्लेन किया है इन्होंने। कृषि समाजों की अवधारणाएं, ये इंपॉर्टेंट है। शुरुआत आपकी यहाँ से होगी कि जो अवधारणाएं हैं, ठीक है, जो हमने सोच बना रखी है कृषि समाज को लेके, वो उसको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। शुरू करते हैं यहीं से। कृषि वर्ग संरचना का स्वरूप प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग है। तो ये क्या है, आप जो अवधारणाएं हैं इसको लेके कोई एक नहीं बना सकते। कृषि आपको पता है कि किसी एक क्षेत्र में नहीं होती। भारत इतना बड़ा देश है, ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र में आपको कृषि देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ भी होती है, बीच में भी होती होगी, ठीक है, यहाँ तो शायद नहीं होती है खेती, यहाँ पे होती है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में तरीके से होती है। उनका जो स्वरूप होता है, जो सोच होती है उनको लेके, वो अलग अलग होती है। कृषि का जो टाइप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कहीं चावल उगते हैं, कहीं सिर्फ गेहूँ उग पाते हैं, ठीक है, या कोई और फसल जो होती है वो उग सकती है। मुझे इतना नहीं पता एग्रीकल्चर के बारे में, सॉरी फॉर दैट, लेकिन इतना जो है इतना तो पता है कि हाँ सबकी जो जगह होती है कृषि की अलग अलग होती है। हम कृषि को लेकर कोई एक अवधारणा नहीं बना सकते। बेसिकली यहाँ पे जो अवधारणा है वो ये है कि जैसे कि इंडिया है, इंडिया में आप देखते हो जजमानी प्रथा, ये क्या थी, बेसिकली एक कस्टमर और एक शॉपकीपर के बीच में जो हम एक संवाद देखते हैं, एक जो लेन देन देखते हैं, उसको हम जजमानी प्रथा कहते हैं। यहाँ पे अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, जजमानी प्रथा यानी कि जो कस्टमर और शॉपकीपर होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं उसको बोलते हैं, यानी कि एक खरीदता है एक बेचता है। लेकिन उस समय में जो जजमानी प्रथा थी वो कैसी थी वो समझना इम्पॉर्टेंट है ना। उसी को हम अवधारणा कहते हैं कि जैसे समाज है हमारा, जो हमारा पारंपरिक समाज था, वहाँ पे जो प्रथाएं थी, जो सोच थी कृषि को लेके, वो कैसी थी, ठीक है। और उसके अलावा हमने और भी चीज़ें पढ़नी है इसके अंदर, काफ़ी सारी टॉपिक्स है। मैं आपको ऐसे जैसे कि आदर्श प्रारूप, हाँ एक और मिल गया, ठीक है। आदर्श यानी कि कुछ जो समाजशास्त्री है वो ये भी करते हैं कि एक किसी समाज को आदर्श मान लेते हैं, यानी कि आइडल ले लेते हैं कि यार ऐसा जो होता है वो सभी समाजों में होता होगा, राइट। यानी कि जैसे यहाँ पे कृषि होती है इंडिया में, जैसे जजमानी प्रथा के रूप में कृषि करते हैं इंडिया में, तो शायद हर जगह ऐसा ही होता होगा कि भाई जजमान मतलब वो व्यक्ति जो अमीर है, जो पैसे वाला है ना। और एक होता है कुमीर, कमीन या कुमीन जो भी बोल सकते हो आप उसको। तो बेसिकली वो शॉपकीपर होता है या वो मजदूर होता है जो कि कृषि करके, खेती करके जो किसान होता है उसको हम जो है कुमीर कहते हैं। जजमान मतलब जो पैसे वाला व्यक्ति है, जो अमीर है। तो जो कुमीर है, जो कृषक है, उसको अपनी जो कुछ खेती में से कुछ पार्ट जजमान को देना पड़ता है, क्योंकि जो ज़मीन पे जिस पर वो काम कर रहा है वो उस जजमान की है। जजमान मतलब उस कस्टमर की है या उस व्यक्ति की है जो कि पैसे वाला है, भूमिपति है। आपको पता है कि कुछ ही लोगों को पैसे रखने का अधिकार था, सॉरी पैसे कह रहा हूँ, ज़मीन रखने का अधिकार था, है ना। जैसे कि जजमान जो थे, जो सामंत थे, ठीक है, इन्हीं को अधिकार था कि ज़मीन रख सकते थे, ठीक है। जमींदार इसलिए बोलते थे इन लोगों को कि जमींदार है, यानी कि ज़मीन रखने वाला व्यक्ति। और उसके अलावा जितने भी लोग थे वो किसान थे, ठीक है, और कुछ लोग मजदूर भी थे। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पे चलता है। ये अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग देखने को मिलता है। अब इंडिया में हर जगह जजमानी प्रथा तो नहीं होगी ना, किसी किसी जगह पर कुछ और प्रथा यूज़ की जाती हो कृषि के लिए, या कोई और तरीका होता हो, है ना, कृषि को लेके। तो ये है, इसको हमें यहाँ पे समझना है कि किस किस तरीके के परिवर्तन जो है आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। उसके अलावा कह रहा है कि पश्चिम को अधिकांश विकसित समाजों में
कृषक अर्थव्यवस्था गौड़ हिस्से हो गई है और वहाँ अपेक्षाकृत कम लोग खेती करते हैं। तो बेसिकली क्या कह रहा है, जो विकसित समाज है यानी कि पश्चिम के जितने भी समाज है, यानी कि यूरोप कंट्री है, अमेरिका है, ये विकसित है ना, हमें पता है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर करते हैं ये लोग, जो कृषि करते हैं, तो पहली बात तो बहुत ही कम लोग करते हैं, ठीक है। जो लोगों की संख्या है वो बहुत कम है और जो प्रॉफिट आता है वो भी बहुत कम है, ठीक है। बहुत ही गौण मतलब छोटा सा हिस्सा है जो कि प्रॉफिट में आ पाता है। अब जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे आपको इंडिया का, है ना। इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पे लगभग 50% लोग कृषि करते हैं, है ना। 50% तो लगभग बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और जो इसका प्रतिशत है, अगर हम एग्रीकल्चर को देखते हैं तो इसका जो प्रॉफिट आता है अर्थव्यवस्था में जो जुड़ता है, जो इसकी साझेदारी है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, वो सिर्फ 25 या 28% चलती है, ठीक है। यानी कि लगभग आप समझो कि जितनी भी जनसंख्या है हमारे देश में, उससे आधी जनसंख्या कृषि करती है, ठीक है। 140 करोड़ मानते हैं अभी हम, 147 करोड़ मान लो, उसमें से आधा कर लो, राइट। 70 से 80 करोड़ लोग कृषि करते हैं, लेकिन जो पैसा कमाते हैं वो कितने कमाते हैं, सिर्फ 28 करोड़ रुपए, ठीक है। ऐसा मान के चल लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो ये आंकड़ा है, यानी कि जितने लोग काम करते हैं ना, प्रॉफिट उतना आ ही नहीं पाता है। क्या 50% अगर प्रॉफिट आता तो सही नहीं रहता, सबको मतलब काम में आ जाता। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे गरीबी बहुत है और जो किसान है हमारे देश के, वो पहली बात तो उनको अच्छी एमएसपी नहीं मिल पाती, ठीक है। अच्छा जो मूल्य है उनकी खेती का, उनकी फसल का, वो उनको मिल नहीं पाता। दूसरी चीज़ की जो डिवाइसेस है, वो गरीब है, जिसकी वजह से वो डिवाइसेस जो होते हैं, नई जो उपकरण होते हैं, वो यूज़ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये भी दिक्कत है, कीटनाशक वगैरह डालना, ये भी इतनी महंगी हो गई है कि उनको ख़रीदने में दिक्कतें आती हैं इन सब चीज़ों को। तो गवर्नमेंट जो है इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से दूर भाग रहे हैं। लेकिन अभी जो हाल की जो अभी चीज़ें आपको निकल के सामने आती है कि जो यूरोप कंट्री है, जैसे कि अमेरिका है, वहाँ पे जो कृषि है वो अब प्रॉफिट वाला जो बिज़नेस है वो हो गया है। जो वहाँ के युवा है, जो यंगस्टर्स जो है वहाँ के, वो एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी करते हैं। वो कहते हैं कि हमें एग्रीकल्चर ही करना है, क्योंकि मेरे फादर करते हैं, मेरे दादाजी करते थे और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था इसके अंदर। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि उनको लोगों को प्रॉफिट हो रहा है उस चीज़ में, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने काम किया है अपनी एग्रीकल्चर पे, लोगों को सही फैसिलिटी दी है कम पैसों में, ठीक है। अच्छी एमएसपी देते हैं, ठीक है। मिनिमम प्राइस देते हैं अपने किसानों को कि आप इतने में तो हम खरीद ही लेंगे आपकी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको इससे अच्छा रेट मिले तो आप उसको सेल कर दो, है ना। तो ये अच्छी चीज़ है, इससे क्या होता है कि किसान को फ़ायदा होता है। देखो नॉर्मली जो सरकार जितने पे लेती है वो तो उसका बेसिकली वहाँ पे फ़ायदा हो ही रहा है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे ले रही है वहाँ पे जो किसान है, उसको अच्छा खासा आमदनी वहाँ से मिल रहा है। जितना उसने उसमें इन्वेस्ट किया था उससे डबल जो है उसको, या 3 गुना ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो रहा है। और बाद में क्या पता कोई कंपनी उससे टाई अप कर ले कि यार मैं जितना तुझे गवर्नमेंट दे रही है उससे मैं तेरे को ज़्यादा दूंगा, तो उससे क्या है फिर उसको 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है उसी चीज़ में। तो वहाँ पे जो है कृषि प्रॉफिटेबल हो गई है, इंडिया में नहीं है। तो इसलिए लोग जो है इंडिया के वो भाग रहे हैं। और एक और रीज़न ये भी है कृषि का जो लॉस हो रहा है, तो ये जो श्रमिक है, ठीक है, जो श्रमिक जो होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो नहीं मिलते हैं काम करने के लिए। खेती जो खेत बहुत बड़ा होता है ना, तो जो खेत का जो मालिक होता है, जो कृषि करता है, वहाँ पे उसको काम करने वाले लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। अब फैमिली जो है, फैमिली में बच्चे होंगे शायद उसके छोटे होंगे, जैसे भी है, क्या पता वो पढ़ाई कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, है ना। और जो वाइफ है उनकी क्या पता घर में लगी रहती हो, उनको टाइम ना मिलता हो उनके साथ काम करने का। तो जो बंदा अकेला रहता है, अकेला लगा रहता है, और उनको श्रमिक मिल जाए तो जो प्रॉफिट है वो अच्छा हो सकता है, श्रमिक का भी काम हो जाएगा और किसान भी जो है उसको भी जो है ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, कमर तोड़ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको। तो ये है, इंडिया में बहुत दिक्कतें हैं और कानून ऐसे हैं कि आप बस पूछिए मत। कृषक समाज की क्लासिक अवधारणा, बेसिकली क्लासिक मतलब यानी कि जब हम कहते हैं ना ओल्ड, तो हम क्लासिक कहते हैं। जब भी हम क्लासिक सॉन्ग्स की बात करते हैं तो आपको याद है ना कि पुराने गाने जो हैं उनको हम क्लासिक सॉन्ग कहते हैं कि यार ये जो सॉन्ग थे बहुत अच्छे थे, उसी को क्लासिक कहते हैं। पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या है। निर्विज्ञानियों ने युद्धोत्तर अवधि के दौरान कृषक समाज की प्रतिष्ठित धारणा विकसित की। ये घटना काफ़ी हद तक पश्चिमी अनुभव से व्युत्पन्न हुई। कृषक समाजों का
सामाजिक और आर्थिक जीवन के जनजातीय रूप के विखंडन के बाद विकसित होते देखा गया, जब मानव ने भूमि पर खेती करके अपनी जीविका अर्जित करना प्रारंभ की। तो बेसिकली जो क्लासिक था, ये धारणा जो थी पहले की हमारी, जो पारंपरिक अगर हम सोचे, जब मानव ने पहली बार कृषि की होगी तो क्यों की होगी? प्रॉफिट के लिए तो की नहीं होगी, अपना पेट भरने के लिए की होगी। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि जो किसान था, जो सबसे पहले किसानी करना शुरू की लोगों ने, तो वो अपना पेट भरने के लिए किया, ठीक है, अपने परिवार का पेट भरने के लिए किया, ना कि प्रॉफिट के लिए कि पैसा हैगा। क्योंकि उस समय तो करेंसी थी नहीं। अगर आप अर्ली मेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें कभी भी करेंसी तो देखने को नहीं मिली ना कि भाई करेंसी में लेन देन होता है, नहीं। वहाँ पे होता था कि लेन देन कि भाई आप ये ले लो, मुझे वो दे दो, इस तरीके से, यानी कि कुछ भी सामान लेके दूसरा सामान देना। तो जो लेन देन था वो ऐसा था। बाद में करेंसी आई, वो बाद में चीज़ें अलग हुई, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे हैं क्लासिक के बारे में। देखिए जो हमारी जो ओल्ड जनरेशन्स थी, जो पीढ़ियाँ थी, वो कैसे जो है कृषि करती थी, जो क्या रीज़न था उनका कृषि को ईजाद करने का, डिस्कवर करने का। विशिष्ट कृषक समाजों का स्वरूप पूर्व औद्योगिक पाया गया। औद्योगिक क्रांति के आरंभ से जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हुई, वैसे वैसे इस पारंपरिक कृषक जीवन शैली में धीरे धीरे बदलाव प्रारंभ हुए और इन बदलावों ने आधुनिक शहरी जीवन शैलियों को राह प्रदान की। तो बेसिकली वही जो परिवर्तन आता है, हर जगह आता है, मैंने आपको बताया भी था। तो ये हर जगह होता है बेसिकली कि पहले जो कृषि सिर्फ खाने के लिए की गई थी कि भाई बस हमारा पेट भर जाए। बाद में जो है फिर औद्योगिकरण आया, चीज़ें बदलने लगी, सामंतवाद आया। तो ये जो कृषि था वो प्रॉफिटेबल जो एक बिज़नेस है, जो काम है, वो बन गया, है ना। फिर उद्योग लगे तो उसमें सेल करने लगे, अपनी जो कृषि जो थी, जो फसलें थी, उनको देने लगे कि भाई आप बनाइए। जैसे कि गन्ना कोई शुगर केन उगा रहा है तो वो सेल कर रहा है उसको, ठीक है, वो कंपनी में जा रहा है, वहाँ पे चीनी बना रहे हैं, उससे गुड़ बना रहे हैं, जो भी वो करते हैं। तो ये जो है वहाँ से एक औद्योगिकरण, जो एक नया युग था, उसकी शुरुआत हुई है। कोई भी नया युग जब शुरू होता है उसके पीछे एक पुरानी हिस्ट्री ज़रूर होती है। तो ये यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। और क्योंकि ये हिस्ट्री का नहीं है सब्जेक्ट, ये आपका समाजशास्त्र है। तो वो बेसिकली सवाल पूछेगा तो समाज के बारे में पूछेगा कि भाई कैसा था, ठीक है, कैसे कैसे बदलाव हुआ समाज के अंदर, लोग कैसे बदले, पहले कृषि कैसी होती थी, क्यों होती थी ऐसे ही, बाद में फिर औद्योगिकरण आया तो क्यों बदलाव हुआ, फिर पूंजीवाद से क्या आया, क्यों हुआ ऐसा, लोगों में क्या परिवर्तन आया, उनका जो वर्ग था, पहले जो किसान शोषित थे, ठीक है, उनके साथ भेदभाव हुआ करता होगा, तो वो अब होता है या नहीं होता है, किस तरीके से परिवर्तन आया है, ये सवाल आपके बन सकते हैं। इसके अलावा और कोई सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों में कृषकों को मूल रूप से आधुनिक उद्यमियों के अलग रूप में देखा गया। उनके लिए कृषक जीविका, उपार्जन और जीवन शैली था, ना कि लाभ के लिए एक व्यवसाय। तो बेसिकली मैं आपको बता दिया ये वाला भी कि भाई लाभ के लिए नहीं था, वो जीवन शैली के लिए उन्हें जो है अपनी खेती करना शुरू किया ताकि पेट भर सके उनका, राइट। और जैसे जैसे घर का आकार बढ़ता है, आपको पता है घर का आकार मतलब जनसंख्या, घर का आकार मतलब जनसंख्या होता है। पॉपुलेशन जब बढ़ती है किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में, तो क्या होता है, वहाँ पे जो वस्तुएं होती है, जो डिमांड होती है, वो बढ़ने लगती है, ठीक है। डिमांड बढ़ने लगती है तो लोग ज़्यादा वहाँ पे भोजन खाते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है भोजन की, श्रमिक जो है वो ज़्यादा लगते हैं। अब देखो एग्जांपल के लिए हम सिटीज़ को लेते हैं, है ना। सिटी ऐसी जगह है जैसे कि दिल्ली है, तो बेसिकली यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, उसके हिसाब से जो है यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल होते हैं, है ना। आप जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट देखोगे वो दिल्ली में ही देखोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो लोग परचेज ज़्यादा करते हैं, उनकी पावर ज़्यादा है खरीदने की, खर्च ज़्यादा कर पाते हैं भोजन में या और सामग्री जो भी लेते हैं, अप्लाइंसेस जो खरीदते हैं, तो इसलिए दिल्ली में लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। वैसे ही खेती में भी होता है, कृषि में भी होता है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ती है तो उनकी ज़रूरत बढ़ जाती है कि भाई ज़्यादा लोग है तो ज़्यादा खाना खाएंगे ना, जो अपने हिसाब से जो खाना होता है वही तो खाएगा बंदा। तो वो सेम चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। और उसके अलावा आदर्श प्रारूप वाला एग्जाम्पल मिलेगा आपको। ये बेसिकली शनीन करके एक व्यक्ति है, इन्होंने ये आपको बताया है आदर्श प्रारूप। मैंने आपको बता दिया था कि जो आइडल होता है उसको हम लेते हैं, कोई भी समाज, ठीक है, किसी एक समाज को देख के हम सभी समाजों के बारे में वो सेम धारणा बना लेते हैं, उसको हम यहाँ पे आदर्श प्रारूप कह रहे हैं। पढ़ लेते हैं इसको एक बार।
उनके कृषक बेसिकली शुरू से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इस क्लासिकी चर्चा के अनुसरण करते हुए थियोडोर शनीन ने कृषक समाज का आदर्श प्रारूप विकसित किया। उन्होंने कृषकों के छोटी कृषक उत्पादन के रूप में परिभाषित किया। तो यानी कि जो कृषक मतलब छोटे उत्पादक, जो बहुत ही कम संख्या में, कम जो है क्वांटल में जो चीज़ें, जो फसल उगाते हैं उनको बोल रहे हैं, जो साधारण उपकरण की सहायता से अपने अपने परिवार की मेहनत से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने उपभोग के लिए राजनीतिक और आर्थिक शक्ति धारण नजराना देने के लिए अधिकांश पैदावार कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या कह रहा है, आदर्श प्रारूप में ये बेसिकली एक समाज को स्टडी करते हैं, कृषक समाज को। तो इन्होंने एक धारणा बना ली सभी के लिए कि भाई जो समाज है उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है, ठीक है, एक जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने घर में कृषक हूँ, कृषि करूँगा, तो साथ साथ में मेरी फैमिली वाले भी करने लगेंगे, ठीक है, मम्मी है, पापा है, या और मेरी वाइफ हो सकती है वो भी करेंगी, या और भाई है जो और सिबलिंग्स है घर में, तो वो सभी जो है साथ में मिलके काम करते हैं। तो फिर जो है कृषि हम करेंगे और उसका जो है फिर बाद में जो राजनीति है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें उसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है, हम सेल करेंगे उसको और फिर जो है उसको हम बांटेंगे, ठीक है, और घर में यूज़ होगा वो थोड़ा बहुत गेहूँ वगैरह जो चावल उगाएंगे वो सब, उसी को आदर्श प्रारूप कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये कृषक जो है छोटा उत्पादक यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा ये और बता रहे हैं चीज़ों को कि इसके आगे उन्होंने किसान समाजों के 4 परस्पर निर्भर पक्षों का पता लगाया है। 4 निर्भर पक्ष, तो बेसिकली कृषक परिवार ने सामाजिक संगठन की मूलभूत बहुआयामी इकाई के रूप में काम किया। सामाजिक संगठन की बहु इकाई, ठीक है, यानी कि समाज में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कृषक, ठीक है, जो कृषक फैमिली होती है, जो कृषक होता है वो, क्योंकि लोगों को खाना खिलाता है। और दूसरी चीज़, भूमि कृषक कर्मी जीवन का मुख्य साधन था। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई जो कृषि थी उस समय एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, है ना, ये जुड़ी हुई थी हमारे जीवन से, क्योंकि किसी के पास कुछ भी नहीं था काम करने के लिए, ना ही उद्योग था, किसी के पास हस्तकला भी नहीं थी बहुत से लोगों के पास, तो वो कृषि करते थे, ठीक है। अब सबके पास तो पैसा नहीं होगा ना, सब सब जो है मालिक तो होंगे नहीं किसी ज़मीन के, तो ये बेचारे जो है किसी और की ज़मीन में जाके काम करते थे और उससे अपना जीवन जो है निर्वाह करते थे। कृषक समाज ने छोटे ग्रामीण समुदाय की जीवन शैली से जुड़े विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिमान का अनुसरण किया। और संबंधों के बारे में बताते हैं कि जो संबंध है वो आमने सामने की हुआ करते थे, ठीक है, यानी कि लेन देन वाला संबंध, ठीक है, कि भाई जो मालिक है उसकी ज़मीन पे हम काम करेंगे कृषक बन के, और कुछ जो प्रॉफिट जो हमें हुआ है, जो फसल हुई है, उसमें से कुछ भाग ज़मींदार को देंगे, ताकि क्योंकि हमने उसकी ज़मीन पे काम किया है, वो एक तरीके से किराए के रूप में वो उसको लेगा पैसे को। कृषक वर्ग पर हमेशा बाहरी व्यक्तियों का प्रभुत्व रहा है। तो ये भी है कि भाई हमेशा जो है कृषकों का शोषण होता रहा है, क्योंकि उनको कभी भी लड़ना नहीं सिखाया गया और वो हमेशा शोषण के शिकार रहे हैं, ठीक है, शोषण उनके साथ हमेशा रहा है, तो उसी को बता रहा है। कृषि समाज के रूप में सामंतवाद, तो ये भी एक टॉपिक है सामंतवाद वाला, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि सामंतवाद ये है क्या। सामंतवाद मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी कि सामंतवाद बेसिकली एक तो इसमें मालिक होता है, ठीक है, एक होता है मालिक, ठीक है, जिसके पास बहुत सारी भूमि होती है, भूमि का मालिक, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, भूमि का मालिक। और दूसरा होता है किसान। किसान कौन है? ये बेसिकली इसकी भूमि पे काम करता है, ठीक है, ये जो इसकी जो भूमि है मालिक की, इसकी भूमि पे काम करता है। मैंने अभी पीछे आपको वही बता रहा था, सब कुछ जितनी भी मैं आपको कड़ी बताता हूँ किसी भी टॉपिक के अंदर, वो एक दूसरे जुड़ी होती है ना। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो एक दूसरे जुड़ी हो, और ऐसा ना लगे आपको कि ये कुछ और कहीं और से बता रहे हैं या टॉपिक कुछ और है, ये कुछ और बता रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो टॉपिक है वो उसको एक तरीके से मिलाऊँ, ठीक है, रिमिक्स कर दूँ एक दूसरे में, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, एक स्टोरी की तरह आप उसको याद रख पाएँ। तो ये किसान जो है इसकी ज़मीन पर काम करता है, उसके बदले में ये इसे किराया लेता है और साथ में इसका शोषण भी करता है। कभी कभी जब किसान को कोई ज़मीन नहीं दे रहा होगा तो ये देगा,
लेकिन कुछ शर्त रख देगा कि भाई मैं अगर 25% जो है मुझे चाहिए तेरी खेती में से, है ना। तो ये क्या है, ये एक शोषण करने वाला काम भी है कि भाई ज़बरदस्ती जो है उनकी जो मजबूरी है उसका फ़ायदा उठाना सामंतवाद के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये भी जो है एक व्यवस्था थी, ये इंडिया में भी थी और बाकी सारे कंट्रीज़ में भी आपको देखने को मिली सामंतवाद वाली व्यवस्था। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि जो अपना यूरोप वगैरह का एग्जांपल देगा आपको, ठीक है, और जो भी विकसित कंट्रियां हैं उसका एग्जांपल देगा। जैसे कि औद्योगिक क्रांति है, इस समय जो है ये सामंतवाद एक तरीके से ख़त्म सा हो गया, नष्ट होने लगा, धीरे धीरे करके विखंडन हो गया, क्योंकि समाज समझदार हो गए लोग। यूरोप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। यूरोप में तो था सामंतवाद, वहाँ पे भी था, लेकिन वहाँ पे बहुत जल्दी लोगों ने इसको समझ लिया और ख़त्म कर दिया, ठीक है। मिलजुल के आंदोलन करने पड़ते हैं, राइट, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी ख़त्म हो जाता है, हक मांगना पड़ता है, मिलता नहीं है। उसके बाद आपको पता ही है कि भाई आधुनिक समाज हो गया तो पूंजीवाद की स्थापना हुई, और पूंजीवाद से जो है उद्योग लगे बड़े बड़े, और फिर जो है किसानों ने वहाँ पे अपना जो फसल थी वो देनी शुरू कर दी, और उनको अच्छी जो है वहाँ से आमदनी मिलनी शुरू हो गई। उसके बाद आता है औद्योगिकरण। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है समकालीन जो है समाज में, कि जो औद्योगिकरण आया इससे भी बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को, किसानों को, लेकिन नुकसान भी हुआ वहीं। औद्योगिकरण मतलब फैक्ट्रियों में सामान ला के बेचना, ठीक है, उसी को औद्योगिकरण मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले बता रखा है, बार चीज़ें जो है रिपीट होती हैं। और कृषि अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण और विकास से आए दो महत्वपूर्ण परिवर्तनों को हम पहचान सकते हैं। पहला जो था वो था परिवर्तन की जो खेती थी उसने अपना जो एक इम्पॉर्टेंस थी वो खो दी थी, वो कम हो गई थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उसकी जो योगदान था बहुत ही कम था, ठीक है। लोगों का जो इंटरेस्ट था वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया था एग्रीकल्चर में। और दूसरा जो रीज़न था वो था आधुनिकरण, जिसकी वजह से जो किसान थे, छोटे मोटे जो किसान आप देखते हो, आधुनिकरण मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप नई नई मशीनों का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। मशीन मतलब उपकरण, डिवाइसेस यूज़ करते हो। तो जो छोटे किसान हैं बेचारे, वो इन चीज़ों को खरीद कैसे पाएंगे, उनके पास तो पैसे ही नहीं है। अगर बिना इन खेती के, इन सब चीज़ों के बिना खेती अब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जनसंख्या इतनी सारी है तो खेती नहीं हो पाएगी। इसीलिए उसको कीटनाशक भी चाहिए, उसको और भी चीज़ें चाहिए, ट्रैक्टर भी चाहिए, ठीक है, और कीटनाशक डालने वाली दवाइयाँ भी, जो मशीनें होती वो भी उसको चाहिए होंगी डेफिनेटली। तो उससे क्या करेगा वो, फिर जो बड़ी ज़मींदार है, ठीक है, साहूकार है, ज़मींदार है, इनसे ना कर्ज लेगा, पैसे लेगा ब्याज पे जो भी है, और फिर पता चल रहा है खेती उसकी ख़राब हो गई किसी भी कारण से, तो अब उस पर कर्जा भी हो गया और उसकी खेती भी नहीं हुई है। अब वो क्या करेगा, उसके बाद उस ज़मीन को सेल कर देगा, क्या पता इसी को सेल कर दे, है ना। तो ये भी जो है एक समस्या थी। औद्योगिकरण होता है, ठीक है, लेकिन उससे नुकसान भी होता है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को नुकसान होता है। जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है ना, उसका हमेशा नुकसान ही होता है, कभी मैंने उसका जो फ़ायदा है वो तो होते हुए नहीं देखा। भारत में कृषि सामाजिक संरचना और परिवर्तन, तो इंडिया को पढ़ लेते हैं कैसे कैसे। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जजमानी प्रथा के बारे में कि क्या होती है, ठीक है। जजमानी प्रणाली जिसमें एक जजमान होता है, यानी कि कस्टमर होता है, ठीक है, और मालिक कह सकते हो आप इसको, ठीक है, कस्टमर ना लिख के आप इसको मालिक कह सकते हो। और दूसरा होता है कृषक, जिसको ज़मीन रखने का अधिकार नहीं था और ये इसकी ज़मीन पे काम करता है, ठीक है, और उसके बदले में ये जो है ये इस कस्टमर को या मालिक को कुछ परसेंट अपनी फसल का देना पड़ता है इसको। और बाय चांस किसी भी कारण से जो है फसल ख़राब हो जाती है तो इस पर जो है कर्ज हो जाएगा इसका, है ना। और जो पैसा इसने खेती के लिए लिया होगा किसी साहूकार से या किसी मालिक से, तो उसके ऊपर भी जो है इसका कर्ज हो जाएगा और ये डूब जाएगा कर्जे में, क्योंकि इसके पास खुद की ज़मीन तो है नहीं। तो फिर जो है ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं, ये कर्ज में डूबा रहेगा हमेशा के लिए। जितना भी पैसा कमाएगा कृषि से वो उस कर्ज को निपटाने में चला जाएगा, ठीक है। 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे निकल जाएंगे उस बेचारे के बेनामी में।
और अब ये बात करेगा अंग्रेज़ों के काल की कि उस समय क्या क्या हुआ। हमें पता है अंग्रेज़ों ने जो कृषि व्यवस्था थी, जो थोड़ी बहुत पहले ठीक भी थी, उसको और ख़राब कर दिया, है ना। अंग्रेज़ों को सिर्फ अपने टैक्स से मतलब था। बेशक उन्होंने, जो अंग्रेज़ जो थे, इन्होंने जो यहाँ के किसान थे, इनको भूमि रखने का अधिकार दिया कि इनके पास भूमि रखी जा सकती है, क्योंकि पहले जजमानी प्रथा थी तो, या फिर जो सामंतवादी व्यवस्था थी, उसमें हम जो किसान थे इंडिया के, उनको भूमि रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये अधिकार दिया उनको कि भाई आपकी ये है, ये आज से, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाए गए प्रॉपर, और उनको भूमि रखने का जो है अधिकार दिया गया। लेकिन टैक्स लगाया दबा के, और अगर बाई चांस खेती ना हो, ठीक है, फसल जो है वो नष्ट हो जाए, तो किसान जो है तब भी कर्ज देगा इनको, ठीक है, तब भी इनको टैक्स भरेगा। तो ये जो है एक दिक्कतें थी इंडिया में, ठीक है। ये अंग्रेज़ लोग आए, कुछ तो काम अच्छा किया, लेकिन बहुत ज़्यादा काम बेकार भी कर दिया किसानों के लिए, जो ज़िंदगी जो थोड़ी बहुत ठीक भी थी पहले, वो और ख़राब कर दी, ठीक है। और किसान जो कर्ज था, जो टैक्स था, वो चुकाने के लिए जो ज़मींदार, जो किसान थे बेचारों को, उनको फिर दोबारा से अपनी ज़मीन सेल करनी पड़ती थी किसी भी साहूकार को या ज़मींदार को। तो फिर घूम फिर के बात वही आ गई ना, इनका फ़ायदा कहाँ हुआ, वही सेम चीज़ें दोबारा हो गई उनके साथ। आज़ादी के बाद कृषक परिवर्तन, तो इंडिया जब आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जो किसानों के लिए जो काम किए गए, अब वो हम जो थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या क्या काम किए गए थे किसानों के लिए। सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है, गिनती से मैं हम जो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले भूमि हदबंदी, ठीक है, पहला काम ये किया गया, ठीक है, यानी कि लैंड लिमिटेशन कह सकते हो आप इसको, जिसमें कि भूमि रखने का एक जो है लिमिट रख दी गई कि बस आप 1 एकड़ या जितनी भी उन्होंने लिमिट रखी होगी उस समय, इससे ज़्यादा कोई भी व्यक्ति भूमि नहीं रह सकता, ठीक है। अगर किसी के पास है तो वो गवर्नमेंट को दे दे, ताकि गवर्नमेंट उस भूमि को किसी गरीब व्यक्ति को दे दे और किसी किसान को दे दे, ताकि वो उस पर खेती कर सके और अपना जीवन निर्वाह कर सके। दूसरी जो काम किया वो किया, जो बिचौलिए थे, ठीक है, इनको ख़त्म कर दिया गया, बिचौलिया। अब डायरेक्ट जो है सरकार का और किसान का आपस में टाई अप हो गया कि भाई MSP देंगे हम आपको। और हाँ, ये तीसरा टॉपिक ये भी है कि MSP, मिनिमम प्राइस जो है इनको दे दिया गया कि भैया आपको हम जो है जैसे कि जो भी है 1 किलो का 20 रुपये, या जो भी 10 रुपये या 5 रुपये जो है हम आपको MSP देंगे मिनिमम। ये MSP जो होती है ना, जब खेती कर दिया होता है, यानी कि जब फसल कट गई होती है, उससे पहले ही जो है MSP रिलीज़ कर दी जाती है कि इतनी MSP मिलेगी। ये बेसिकली मिनिमम होता है कि इतनी तो आपको मिलेगी, इससे ज़्यादा कितनी भी मिल सकती है। वो बेशक उसकी जो क्वालिटी है, किसान जो फसल है उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो जजमानी प्रथा थी वो भी ख़त्म हो गई इसकी वजह से, है ना, जजमानी प्रथा ख़त्म हो गई। और ये सारे काम जो है ये आपको लैंड रिफॉर्म्स जो है आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में आज़ादी के बाद, ठीक है। क्योंकि बहुत पहले से ये काम जो है, ये आवाज़ें उठ रही थी कि ये ख़त्म किया जाए, किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, तो ये काम किए गए। भारत में कृषि वर्ग संरचना हमने पढ़ लिया है, जजमानी प्रथा वगैरह के बारे में, ठीक है, विखंडन, जजमानी संबंध विखंडन, और ये जो आधुनिकीकरण है ये कैसे आया वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो थी हमने पहले ही कवर कर लिया है। वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है, इनको एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं बनता है। और एक टॉपिक और है कि ये थॉर्नर है करके व्यक्ति, इन्होंने इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसको, जो समूह है, जो किसानी है, जो किसान करता है, जो ग्रुप है किसान का, उसको लगभग 3 भागों में बांटा है। पहला है मालिक, ठीक है, यानी कि किसी ज़मीन का मालिक। सामंतवादी व्यवस्था के बारे में ये बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई एक मालिक होता है, एक होता है किसान। ये किसान कौन सा है? एक किसान तो होता है जिसके पास खुद की भूमि होती है, ठीक है, उसके पास स्वयं की भूमि होती है। और एक किसान ऐसा होता है जिसके पास भूमि नहीं होती है, ठीक है, भूमि हीन होता है बेसिकली ये। तो 2 तरीके के यहाँ पे किसान मिलते हैं आपको, ठीक है, इसी को बताया इन्होंने। और दूसरा, इसके अलावा तीसरा होता है मजदूर, ठीक है, जो श्रमिक होता है बेसिकली, जो किसी और की ज़मीन पे काम करता है क्योंकि इसके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
कुछ सीखने को मिला है तो आप मुझे बता सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब वगैरह जो भी करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।